और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर इंसान नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, उसी तरीके से एक स्टेट को सरवाइव करने के लिए, एक स्टेट को एग्जिस्टेंस में रहने के लिए जरूरी है 3 ऑर्गन्स का होना। 3 ऑर्गन्स का होना जरूरी है उस स्टेट के लिए, जिंदा रहने के लिए। कौन कौन से? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द लेजिस्लेचर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? लेजिस्लेचर। ये है क्या डिपार्टमेंट? ये ऑर्गन करता क्या है? ये वो ऑर्गन होता है किसी भी एक स्टेट का जो लॉज बनाता है, और वही लॉज के थ्रू क्या होता है, आपके राइट्स क्रिएट होते हैं। ठीक, आपके राइट्स क्रिएट होते हैं, आपके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। लॉ ने कह दिया कि आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आपके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो पूरी आजादी के साथ अपनी इबादत गाहों में कर सकते हैं। तो अगर कोई एग्रेसर आएगा, आपके इस राइट को वायोलेट करने की कोशिश करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? लॉ के थ्रू लेजिस्लेशन। आपको इजाजत नहीं है कि आप किसी का रास्ता रोकें, आपको इजाजत नहीं है कि आप किसी को ओपिनियन प्रेजेंट करने की इजाजत ना दें, आपके पास इजाजत नहीं है कि आप किसी को इबादत करने से रोकें अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स ऑफ हिज और हर रिलीजन। ठीक, तो शुरुआत कहां से होती है? लेजिस्लेशन से। यहां पे लॉज बनते हैं जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, अब वो लॉ किस तरीके से बनता है, क्या प्रोसीजर होगा, आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर में। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टेट का, एग्जीक्यूटिव। ठीक हुआ, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो लॉ बन गया उस लॉ को इन्फोर्स करवाना है। अब लेजिस्लेचर ने लॉ तो बना दिया कि आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, अब उस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इंश्योर कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव। वो इन्फोर्स करेगा, एडमिनिस्टर करेगा कि आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, आपका राइट प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपका जो जायज हक है, ठीक है, वो अब्यूज हो रहा है, राइट आपका अब्यूज हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करे। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू करता है। वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लॉज के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से उसको वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब लॉ तो बन गया, उस लॉ को कस्टोडियन कौन कहलाता है? उस लॉ का, ठीक है, उस लॉ का कस्टोडियन होता है जुडिशरी, थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ए स्टेट। ठीक, जो ये मेक श्योर करता है कि जस्टिस इज बीइंग डिस्पेंस्ड, लोगों को हक मिल रहा है, लोगों के राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं हो रहे। कैसे? थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको। जी, यूके का लॉ में ये बता रहा था कि यूके, जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, एक रिटन फॉर्म है लॉ का। यूके के अंदर ऐसा नहीं है। यूके में कोई एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है अब डिफरेंट है। ठीक, डिफरेंट सेट ऑफ लॉज हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो मिलके लॉ बनाती हैं। कैसी आवाजें भाई? चले, तो सबसे पहले आ जाते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ एन स्टेट के ऊपर। तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि देयर शेल
ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है लॉ, विल यूज नहीं करेगा, शेल यूज करेगा हमेशा। क्या? देयर शेल बी अ मजलिस शूरा, जिसको आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। देयर शेल बी अ मजलिस शूरा कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, टू हाउसेस टू बी रिस्पेक्टिवली नोन एज नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 ये कह रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा जो आपकी मजलिस शूरा है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होंगे? प्रेसिडेंट होगा, 2 हाउसेस होंगे, एक नेशनल असेंबली जिसको आप लोअर हाउस भी कहते हो, और सेनेट जिसको आप अपर हाउस करते हो। अब यहां से उसने बता भी दिया कि आपकी लेजिस्लेशन किस तरीके से होने जानी है पाकिस्तान में, थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक, अब हमें सिर्फ आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है या आर्टिकल में कौन सा है ये भी आता है? देख लेंगे, अभी तुम सुन लो, एंजॉय करो, समझ में आ रहा है ना, मजा लो, आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या याद करना है। फिलहाल कॉन्सेप्ट लो, अभी से पेपर पास करने का ना सोचो, कितने मार्क्स चाहिए, सब मिल जाएंगे, पढ़ो सीखो। चलें जी, तो क्या हुआ? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, एक अपर और लोअर। अपर हाउस जो है उसमें कितने मेंबर्स होंगे? लोअर हाउस नेशनल असेंबली कितने हैं? 342। ठीक, और जो लोअर अपर हाउस है सेनेट जिसको कहते हैं, वहां पे कितने होंगे? ठीक, अब इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरीके की है। ये सबको नजर आ रहा है? पीछे भी सब देख रहे हैं इसको। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कुछ इस तरीके से है, स्पेशली लोअर हाउस के अंदर, जिसमें बलूचिस्तान के पास अब टोटल 342 में से 272 जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे डिफरेंट प्रोविंसेस से। बाकी जो रिमेनिंग है वो रिजर्व सीट्स हैं, किसके लिए? वुमेन और नॉन मुस्लिम्स। ठीक, मिनॉरिटीज के लिए कितनी है? 60 और नॉन मुस्लिम्स के लिए 10, टोटल मिलके 342। इंडिविजुअल प्रोविंशियल कंपोजिशन क्या है? 14 फॉर बलूचिस्तान और 3 रिजर्व, खैबर पख्तूनख्वा 35 और 8 रिजर्व, पंजाब 148 और 35 रिजर्व, सिंध 61 रिजर्व 14, और इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल 2 और फाटा 12। आ जाओ भाई, टाइम पे आकर रहे। ठीक, ये कंपोजिशन है। अब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कंपोजिशन है आपकी नेशनल असेंबली की वो ये है, लेकिन कुछ अर्सा पहले 31st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हुई। उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि फाटा को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ? खैबर पख्तूनख्वा के साथ। ठीक, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 31st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और फाटा आपका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, ठीक, वो मर्ज हो गए किसके पास? खैबर पख्तूनख्वा के साथ। तो अब सीट्स की कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, आर्टिकल अमेंड हो गया। कौन सा वाला आर्टिकल? आर्टिकल 51 का 1। ठीक, और आर्टिकल 51 का 1 क्या कह रहा है?
there shall be 336 seats for members in National Assembly, including reserved seats for women and non-Muslim. अब उस अमेंडमेंट के बाद आपके पास कितने सीट्स है नेशनल असेंबली में? 336. ठीक है। और अब कंपोजिशन क्या है? कैपिटल टेरिटरी भी चेंज हुई है जी। अब किसमें इंक्रीज हुए हैं, किसमें डिक्रीज हुए हैं? बलूचिस्तान 16, 4 रिजर्व। खैबर पख्तूनख्वा के अब कितने हो गए? 35 में से 45। ठीक है, रिजर्व 10 और पंजाब के कम हुए हैं। ठीक है, 141 सिंध के अनचेंज हैं और फेडरल कैपिटल में एक सीट बढ़ गई। और टोटल जो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे लोग कितने हैं? 266। और जो वुमेन है 60 की और 10 रिजर्व कोटा। तो अब न्यू कंपोजिशन क्या है? ठीक, आगे बात समझ में। अब सवाल ये आता है कि सर ये पार्लियामेंट की कंपोजिशन तो आपने बता दी, ये भी बता दें कि ये करते क्या क्या हैं। एक इंपॉर्टेंट रोल तो इनका ये है कि ये लेजिस्लेशन करते हैं, समझ में आ गई बात। दूसरे काम क्या करते हैं? ये बजट अप्रूव करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं और ओवरसी करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और परफॉर्मेंस को। आपने देखा होगा पार्लियामेंट का सेशन होता है, उस पार्लियामेंट के सेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं या अपोजिशन सीट्स के ऊपर लोग होते हैं, मिनिस्टर से सवाल कर रहे होते हैं। ये क्या प्रोसेस है? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किस तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है, क्या वो लोग जिस तरीके से आप देख रहे होंगे अपोजिशन के लोग जो होते हैं असेंबली में वो डिफरेंट इश्यूज रेज कर रहे होते हैं, बता रहे होंगे महंगाई हो गई है, सारा कुछ हो गया। तो क्या कर रही है? बेसिकली एक वॉच रखा हुआ है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर कि कितनी जो है पॉलिसी सख्त नहीं होनी चाहिए। ठीक, ताकि जो कॉमन मैन है वो सरवाइव कर सके। अंडर वॉच रखते हैं किसको? जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं या परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक, और सेनेट का क्या रोल है? सेनेट बेसिकली एक वो जगह है जहां पे आपके प्रोविंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये वो हाउस है जिस तरीके से नेशनल असेंबली में आपने देखा कि हर एक प्रोविंस की कहीं पे कुछ कम है रिप्रेजेंटेशन, कहीं पे किसी की ज्यादा है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब वो रिप्रेजेंटेशन जो नेशनल असेंबली है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है। नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन है वो आम लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, आपकी हमारी रिप्रेजेंटेशन है, और हमारी रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलेशन है। कोई फार्मूला है उनके पास जिस फार्मूले के थ्रू पॉपुलेशन के बेस के ऊपर नंबर ऑफ सीट्स डिवाइड की जाती हैं आउट ऑफ 336 में से, जिसमें पंजाब की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे सिंध की है, फिर खैबर पख्तूनख्वा आता है। ये पॉपुलेशन यहाँ वहां पे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन किसकी है? वो जो नुमाइंदे 336 बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारे नुमाइंदे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेनेट में क्या कर रहे हैं वो लोग? सेनेट में एक्चुअली प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहां पे सीट्स की कंपोजिशन इक्वल होती है ताकि प्रोविंसेस के इंटरेस्ट को यानी कि फेडरेटिंग यूनिट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक, यहां पे आप कंपोजिशन देखेंगे कि वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सारे प्रोविंसेस की। ये देखें, अब ये सारे रिजर्व और वुमेन कोटा टेक्नोक्रेट्स की, उलमा की और नॉन मुस्लिम्स की मिला के सारे प्रोविंसेस के लिए 23 रिप्रेजेंटेशन है।
सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। सवाल आपका ये होना चाहिए सर फाटा तो मर्ज हो गया था, सर वही मैं फाटा तो मर्ज हो गया था, ये कहां से आ गया? ये इसलिए आया कि ये फाटा मर्ज हुआ है 2018 की इलेक्शन के बाद। ओके तो अभी जो इलेक्टेड उनके मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज में, वो एज इट इज चलते रहेंगे जब तक उनकी टर्म पूरी नहीं हो जाती। जो पार्लियामेंट ऑफ जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है उसकी टर्म कितनी होती है? 5 इयर्स। और सेनेट में 6 ईयर की टर्म होती है। अब चलता किस तरीके से है कि ये जो 100 है मिसाल के तौर पे, इनमें से जो 50% होंगे, 50% मेंबर्स जो होंगे वो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, दूसरे इलेक्ट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग होंगे वो 3 साल के बाद हो जाएंगे। ठीक, अब ये फाटा जो है ये वो वाले लोग हैं जो 2018 के बाद इलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक, तो यहां पे एक टेम्पररी आर्टिकल डाला हुआ है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आफ्टर अमेंडमेंट के ये लोग जो 2018 के बाद इलेक्ट हुए हुए हैं वो अभी वैसे ही रहेंगे जब तक इनकी टर्म पूरी नहीं हो जाती। तो जब इनकी टर्म पूरी हो जाएंगी तो ये 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो टोटल जो नंबर बचेगा आपके सेनेटर्स का वो कितना होगा? सर इसमें सारे प्रोविंसेस की जनरल जो मेंबर्स हैं 14 फाटा के 4 ही है और कैपिटल टेरिटरी की भी 2 ही है। जी बस, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। अब पॉपुलेशन है और वो प्रोविंसेस नहीं है। ठीक है, जब वो प्रोविंस में मर्ज होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी ही आएगी, बढ़ेगी नहीं। और सर फाटा में जो उलमास वुमेन नॉन मुस्लिम्स उसको डैश लगा, मतलब कोई नहीं भी है, मतलब नहीं। ठीक है, चले अब जरा आ जाते हैं कि लॉ किस तरीके से बनता है। सबसे पहले जो इनिशियल पॉइंट है लॉ बनाने का, वो एक प्रपोज्ड पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर क्या होता है? प्रपोज्ड लॉ होता है। ठीक, अब कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 2-3 साल पहले प्रोविंशियल असेंबली में एक लॉ पेश किया गया था, एक प्रपोज लॉ पेश किया गया था। उस प्रपोज लॉ को हम क्या कहते हैं? बिल। आपने सुना होगा फला बिल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, XYZ बिल जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में या आपके नेशनल असेंबली में पेश हुआ और उसको मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया और बिल पास नहीं हो सका, खुला बिल पास हो गया इतने वोटों से। ठीक, तो ये बिल क्या होता है? बेसिकली प्रपोज्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि फला लॉ मैं प्रपोज करता हूं। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले ये हुआ कि भाई शादियों में खाना बड़ा जाया होता है, तो 1 डिश पॉलिसी वाला एक लॉ बनाते हैं कि शादियों में सिर्फ और सिर्फ 1 डिश बनाई जाएगी। अगर बिरयानी है तो बिरयानी बनेगी, या कोरमा और रोटी दे देंगे आप तो डिश 1 बनेगी। अब ये क्या था? जब ये प्रपोज पीस ऑफ पेपर, एक लॉ जिसके ऊपर एक प्रपोज लॉ जब आपने जमा करवाया नेशनल असेंबली में, वो कौन करेगा? कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर, नेशनल असेंबली का मेंबर, और सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकता है बिल। मोस्टली नेशनल असेंबली में होता है। तो नेशनल असेंबली में बिल ओरिजिनेट हुआ कि भाई एक किस्म की डिश 2 लोगों को शादियों में खाना बड़ा जाया हो रहा है। वैसे ही फूड स्कार्सिटी है दुनिया में, पाकिस्तान में भी है, बड़ी तेजी से फूड स्कार्सिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो एक खाना करो। अब ये बिल वहां पे सबमिट हो गया। बिल के सबमिट होने के बाद इस पीस ऑफ प्रपोज लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं मेंबर्स, डिबेट करते हैं, और अगर कोई अमेंडमेंट प्रपोज करेंगे तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो किसी ने ये कहा कि भाई चलो मान ली आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि फूड की स्कार्सिटी है और जाया हो रहा है फूड, तो हम कर लेते हैं, एक डिश को हम कर लेंगे, अच्छी बात है, फूड सेव होगा इससे। लेकिन सारे लोग तो बिरयानी खाने वाले नहीं होंगे। चलो बिरयानी सारे खा भी लेंगे, लेकिन सारे
नॉन वेज तो नहीं होंगे मिसाल के तौर पे, कुछ लोग वेजिटेरियंस भी होंगे, उसको किस तरीके से बिरयानी खिलाओगे? होते हैं हर रिलीजन में कुछ लोग बाय चॉइस पसंद करते हैं कि वो नॉन जो है वेज खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे। तो जब नॉन वेज की बात आएगी, वेज की बात आएगी, वेजिटेरियंस की बात आएगी, तो फिर उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? शादियों में तो वो भी जाते हैं ना सोसाइटी से, उनको आप एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, या उनको एक्सक्लूड कर देंगे सोसाइटी से? सोसाइटी से एक्सक्लूड उनको नहीं कर सकते ना, आप उनको सोशल धारे में से नहीं निकाल सकते। दोस्तों की दोस्तियां हैं, रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, जाहिर सी बात है उनको आपने इनवाइट करना है शादियों में, तो उन्होंने भी तो खाना खाना है। तो एक मेंबर हजरत ने क्या किया, उन्होंने ये प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट करने, ठीक है एक डिश कर लेते हैं, और सबने अपने जो है वो ये एग्री कर लिया मेंबर्स ने कि भाई आप एक वेजिटेबल की डिश भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें, ताकि अगर जो वेजिटेरियन है वो भी इंजॉय कर सके मील को। ठीक, अब ये अमेंडमेंट्स हुई, बिल आगे बढ़ गया। जो दो चीजें हो सकती थी, यहां तो इनिशियल स्टेज पे ये रिजेक्ट हो जाता, कहानी खत्म। अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे तो कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट करेंगे। वो अमेंडमेंट्स ये थी कि भाई एक और वेजिटेबल की डिश आप इसमें इंक्लूड कर दें और इसको थ्रू करते हैं। अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये बिल कहां जाएगा? ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ये बिल ट्रांसमिट हो जाएगा सेनेट को। ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बिल है डिफरेंट इश्यूज पे हो सकता है, सोशल इश्यूज पे हो सकता है, इकोनॉमिक इश्यूज पे हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे हो सकता है। इकोनॉमिक इशू मीनिंग कि भाई महंगाई बड़ी बढ़ गई है, तो हम ये प्रपोज करते हैं कि मिनिमम वेज 25,000 होनी चाहिए किसी भी लेबर की, कम से कम उसकी माहाना जो सैलरी है, जो कंपनसेशन है अगेंस्ट हिज और हर वर्क, वो 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। बड़ी महंगाई हो गई है, लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो एज इट इज पास हो सकता है बिल। अब पहले तो बिल था ना, जब तक वो लॉ में कन्वर्ट हो, लॉ में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। हम एक खाने वाला मिसाल लेके चल रहे हैं, अभी वो लॉ नहीं बना। अभी कौन सी स्टेज पे है? दूसरी स्टेज पे है। पहली स्टेज उसने पार कर ली, कौन सी वाली? पहले प्रोड्यूस हुआ कहां पे? नेशनल असेंबली में, वहां पे डिस्कस हुआ, डिबेट हुआ, उसके ऊपर एक अमेंडमेंट उसमें प्रपोज की गई, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब ये रेडी है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज क्या है उस लॉ के लिए? वो है सेनेट। अब वो लॉ सेनेट में पहुंच गया, सेनेट में अगेन वो डिस्कस होगा, डिबेट होगा। ठीक है, ये देखा जाएगा कि क्या कोई प्रोविंशियल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे इसके थ्रू, कोई और मसला तो नहीं। अगेन डिस्कस होगा, अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो प्रपोज करके वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा नहीं यार, कुछ 4-5 सेनेटर्स थे, मेजोरिटी सेनेटर्स थे, उन्होंने कहा कि यार इसमें एक डिश और डालो। क्या? दाल डालो, दाल माश खाएंगे। ठीक है, सेनेटर्स ने कहा कि ये अमेंडमेंट हम प्रपोज करते हैं, आप इसमें दाल माश भी ऐड कर दो और 3 डिशेज हो जाएंगी, बेहतरीन हो जाएगा। एक वेजिटेरियन भी राजी, दाल खाने वाले भी राजी। और भाईजान जाग रहे हो? सीधे होके बैठो। हैं? सही हुआ। तो क्या हुआ कि उन्होंने भी अमेंडमेंट डाल के, अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करके आगे हो गए, और फिर ये बिल जो होगा ये भेज दिया जाएगा, अगर पास हुआ, किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फॉर एसेंट। एसेंट मीनिंग साइन करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन कर दिया तो उस वेरी डेट को लॉ प्रोमलगेट हो जाएगा, लॉ बन गया। लेकिन सवाल आ सकता है कि सर प्रेसिडेंट साहब भी रिजेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है हमको। वापस जाएगा सेनेट जी सुने, तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, इस बिल को उन्होंने कहा कि नहीं इसमें मसले हैं। उन्होंने क्या किया, अपना नोट लिखा, वजह बताई, ये चीजें इसमें खामियां हैं, कमियां हैं, आप इसको पूरा करें। अगर वो खामियां आपने पूरी करके वापस भिजवा दिया, उन्होंने जो सजेशन दी थी इनकॉर्पोरेट हो गए, तो 10 दिन में उन्होंने साइन करनी है। फिर भी वो नहीं करते तो उनकी इस डिसीजन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा।
ओवरराइड किया जा सकता है। किस तरीके से? 2/3 मेजोरिटी के साथ। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस वो करके और 10 दिन में उसको कहा जाएगा कि भाई आप साइन करो, लॉ बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अपना नेशनल असेंबली और सेनेट को बाईपास करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे। होते हैं, ऑर्डिनेंसेस बनते हैं इनसे, और इमरजेंसी के लॉज जो बनते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसको 120 डेज में आपने पार्लियामेंट में लाना पड़ता है। ये फर्दर एक्सटेंडेबल होता है अप टू 120 डेज। उसके बाद आप इसको पार्लियामेंट में आपको लाना पड़ेगा, उसके ऊपर डिस्कस होगा, डिबेट होगा, वहां से पास होगा। लॉ का प्रोसीजर ये है। ठीक, ऑर्डिनेंसेस आते हैं इंतहाई इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब आपकी असेंबली भी सेशन में ना हो और बहुत इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने IMF के थ्रू कुछ जो है वो शर्तें माननी है और आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको असेंबली बुलाने में भी टाइम है, तो आप ऑर्डिनेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जो मिनी बजट आया था, रिवर्स कर दिया। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका लॉ बन जाएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये कोई भी सेनेट का मेंबर या नेशनल असेंबली का मेंबर इसको प्रपोज कर सकता है और किसी भी ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यू पे हो सकता है ये पीस ऑफ प्रपोज लॉ। ठीक हुआ? कोई बात, कोई सवाल तक तो नहीं गए? तू तो थक गया होगा। कौन कौन थका है? चलें, अभी तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन ये जोकर जो है वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे इस क्लास में। बहुत मसले आने वाले हैं तुम लोगों के लिए। चलें जी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है स्टेट का क्या है? एग्जीक्यूटिव। इसका रोल क्या होता है? जो लॉ बन गया उसको इम्प्लीमेंट करना। मिसाल के तौर पे जो बिल था, लॉ बन गया कौन सा वाला, कि एक डिश वाला खाना, भैया ठीक है, एक डिश वाला खाना। अब देंगे आप जो है वो वेजिटेबल की डिश भी देंगे और एक दाल भी होगी, ठीक है। तो अब लॉ बन तो गया, इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा? इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को एडमिनिस्टर कौन करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा इस चीज को? तो हो सकता है कि कुछ लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दूसरे इदारों की जरूरत पड़े, नए इदारे एस्टेब्लिश करना पड़े। तो हुआ यूं कि इस पूरे लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक इदारा एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था फूड अथॉरिटी। ठीक, आपने क्या कहा कि यार अब चलो है तो थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की हमें जरूरत पड़ेगी और हम एक नया डिपार्टमेंट बना लेते हैं जो शादी हॉलों को इंस्पेक्शन करा करेंगे रैंडम बेसिस के ऊपर। ठीक, तो आपने क्या किया, 50 फूड इंस्पेक्टर्स हायर कर लिए जो पूरी कराची में शादी हॉलों की विजिट्स करेंगे और चेक करेंगे कि भाई वन डिश फार्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक, तो ये किसने किया? एग्जीक्यूटिव ने किया। कैसे एग्जीक्यूटिव? सबसे पहले टॉप पे बैठा होता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन बात कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के नीचे आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको आप कैबिनेट भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, फूड मिनिस्ट्री हो सकती है। उस फूड मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट है कौन सा? फूड अथॉरिटी। ठीक, फूड अथॉरिटी का एक हेड होगा, उसके नीचे डिफरेंट स्टाफ होगा, वहां पे आपके फूड इंस्पेक्टर भी होंगे जो कि मॉनिटर कर रहे होंगे। तो एग्जीक्यूटिव